नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 80 फ्री क्लासेज पर। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, ऑप्शन है ए पीयूष ग्रंथि, बी पिया मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है दोस्तों? तो ड्यूरामीटर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? ऑप्शन है ए संयोजन, बी अपचयन, सी उपचयन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उपचयन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है आपके ए लुई पाश्चर, बी फैराडे, सी विलियम हॉकिंस, डी मेंडल। तो दोस्तों पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आपके ए कवक, बी हरित लवक, सी जीवाणु और डी शैवाल। तो दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी आपसे पूछ ले तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आपके ए फेफड़ा, बी हृदय, सी वक्र या डी अग्नाशय। तो दोस्तों मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अग्नाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया? तो दोस्तों हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है आपके ए रॉबर्ट हुक, बी बेलिस एवं स्टार्लिंग, सी विलियम हार्वे, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ए लैमार्क, बी स्टीनर, सी अरस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है आपके ए आनुवंशिकी, बी वर्गिकी, सी एनाटॉमी या डी पारिस्थितिकी। तो याद रखिएगा,
पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे को नाम देने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पौधे को नाम देने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ए वर्गीकी, बी नामकरण, सी पहचान और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, पौधे को नाम देने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्गीकी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए एसिड, बी क्लोरीगेंस, सी ऑक्सीन, डी एथिलीन। तो दोस्तों याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो एथिलीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है? तो किस हार्मोन्स के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है दोस्तों? ऑप्शन है आपके ए थायरोक्सिन, बी एड्रीनेलिन, सी इंसुलिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस हार्मोन्स के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एड्रीनेलिन से होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन है आपके फेफड़ा, बी वृक्क, सी हृदय, डी यकृत। तो दोस्तों शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त रस कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में पित्त रस कहाँ संचित होता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके ए यकृत, बी हृदय, सी पित्ताशय और डी फेफड़ा। तो दोस्तों मानव शरीर में पित्त रस कहाँ संचित होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके ए अमोनिया, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल, डी एमिनो अम्ल। तो दोस्तों मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्तों मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन है आपके ए स्टोरेज, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी रिलैक्सिन। तो दोस्तों मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो याद रखिएगा, रिलैक्सिन का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके ए हृदय, बी सेरिबेलम, सी पीयूष ग्रंथि और डी सेरिब्रम। तो दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके ए कीड़ों का, बी जानवरों का, सी घासों का, डी मिट्टी का। तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अपक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो दोस्तों किस अपक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन है आपके ए प्रकाश संश्लेषण, बी विसरण, सी केशकत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस अपक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दोस्तों जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है आपके ए लुई पाश्चर, बी स्टीनर, सी लोएनहक, डी कुक। तो दोस्तों जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो याद रखिएगा दोस्तों, लोएनहक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपके ए अनावृत बीजी, बी गैनोस्पर्म, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो पौधे क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, अनावृत बीजी और इंग्लिश में गैनोस्पर्म कहते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों? ऑप्शन है आपके लोहा, बी हवा, सी जल, डी प्रकाश। तो दोस्तों सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के कौन सा भाग खाने योग्य होता है? दोस्तों नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ऑप्शन है आपके ए पूर्ण बीजी, बी बीजवरण, सी भूणपोष, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऐसे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए इंटोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी क्रिप्टोगेम्स, डी जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों ऐसे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए गुलाब, बी सूरजमुखी, सी रिफ्लेशिया, डी कमल। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा, रिफ्लेशिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा हार्मोन्स फसलों को गिरने से बचाता है?
तो पौधों का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके ए गायबोरेलिन, बी एविलिन, सी साइटोकिनिन, डी ऑक्सिन। तो दोस्तों पौधों का कौन सा हार्मोन्स फसलों को गिरने से बचाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है आपके ए ग्लूकोज, बी एमिनो अम्ल, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज का करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्टिपाली, बी सेरिबेलम और सी है सेरिबेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य के सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शन है आपके एस्चुरी के कारण, गैस्ट्रीन के कारण, ग्लूकेगन के कारण, इंसुलिन के कारण। तो दोस्तों मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं 0.03, 0.005, 0.44, 0.007। तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो याद रखिएगा 0.03 होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके विटामिन ए, ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन एफ। तो दोस्तों सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे